नमस्कार। हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद से लेकर आज तक जिस एक संस्था पर भारतवासियों का भरोसा लगातार बना रहा है वो निस्संदेह कोई और नहीं, भारतीय सेना है। और भारतीय सेना अगर भारतवासियों का भरोसा जीतने में कामयाब रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारतीय सेना के जो जवान हैं उनकी वीरता, उनका साहस और उनकी कर्तव्य परायणता है। लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि बीते कुछ सालों में रक्षा मंत्री का पद संभालना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया, खास करके इसलिए क्योंकि बीते कुछ सालों में हमने लगातार देखा कि रक्षा खरीद में जिस तरह से दलाली के आरोप लगते रहे, उसको लेकर के बहुत सारी चीजें होती रही और सेना का जो आधुनिकीकरण का जो सपना था कहीं ना कहीं उस पर भी चोट लगी है। इसलिए जब आज से 2 साल पहले नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उनके सामने एक चुनौती थी कि रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय किसको सौंपा जाए। और इस चुनौती को पार पाने के लिए उन्होंने गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर साहब को चुना, जिनकी जो छवि है ईमानदार एक नेता की है और साथ साथ एक कुशल प्रशासक की भी है। इन 2 साल में मनोहर पर्रिकर साहब इन चुनौतियों का मुकाबला करने में किस हद तक कामयाब हो पाए हैं और साथ साथ जो नई चीजें रक्षा मंत्रालय में करनी है, सेना के लिए करनी है, सेना का आधुनिकीकरण करना है, उसको लेकर कितना कामयाब हुए हैं, उसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर साहब खुद मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर पर्रिकर साहब डीडी न्यूज से बात करने के लिए। मनोहर पर्रिकर साहब, 2 साल हो गए और जैसे मैंने पहले ही कहा, सेना का आधुनिकीकरण होना है और बहुत सारी चीजें थी जो पेंडिंग चल रही थी। लग रहा था कि सेना के लिए कुछ हो नहीं रहा है और पिछले मंत्रालय में तो लगभग जो है एकदम लेम डक जैसी सिचुएशन थी। तो कैसे देखते हैं आप बीते 2 साल में अपनी अचीवमेंट क्या मानते हैं? अचीवमेंट तो काफ़ी है। आपने सेना की तैयारी के बारे में पूछा, मुझे लगता है सेना का मॉरल भी थोड़ा कम हो गया था। उसमें काफ़ी हद तक हम लोगों ने वो ऊपर लाने में काफ़ी हद तक सक्सेस पाया। ऐसे तो मॉरल क्यों कम आपको लग रहा था कि हुआ है? क्या सेना के आधुनिकीकरण का मामला जो लटका हुआ था उस वजह से? केवल आधुनिकीकरण का नहीं है, साइकोलॉजिकल भी उनके पीछे खड़ा रहने की जो एक ताकत सरकार की रहनी चाहिए। मुझे लगता है मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद सेना के पीछे खड़ा रहने का उनका जो एक मानसिकता थी वो उन्होंने डिस्प्ले कर दी। और बाद में जब मैं मंत्री बना उस समय से अभी तक हम लोगों ने सेना को पॉजिटिवली सपोर्ट किया है। नहीं तो पहले तरह के एलिगेशंस सेना पे आते थे, ह्यूमन राइट्स के होते थे। अभी सेना को फ्री हैंड दी गए, देश के सिक्योरिटी और काउंटर इंसर्जेंसी में फ्री हैंड दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट में जब 6 डोगरा के ऊपर हमला हुआ तो उसका भी योग्य तरीके से जो एक रिप्लाई देना था वो इफ़ेक्टिवली सेना ने दे दिया और वो देने में एक सरकार उसके पीछे खड़ी रहेगी। कश्मीर में भी जब सेना ऑपरेट कर रही है वहाँ भी काफ़ी हद तक सेना को फ्री हैंड दिया गया है। उनके हाथ पीछे नहीं बांधे, उनको कहा गया है वेरी क्लियरली कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे दे। तो मुझे लगता है इससे सेना का मनोबल भी बढ़ा है। उसके साथ ही सेना को जो चीज़ें की ज़रूरत थी, मॉडर्नाइजेशन आप जो कह रहे हैं, ये 1 साल 2 साल में पूरा होगा ऐसा नहीं, उसके तरफ काफ़ी कदम हम लोगों ने उठाए और मुझे लगता है उसमें काफ़ी प्रगति भी हो रही। मैं सेना के आधुनिकीकरण पर थोड़ा सा विस्तार में और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी जो एक मुद्दा जो बड़ा आया, अगुस्ता वेस्टलैंड का जो मामला सामने आया और एक बार फिर से जो सेना की जो कह सकते हैं छवि या सेना की खरीद में जो पारदर्शिता की कमी होती है वो लेकर लगातार मुद्दा उठा। आपने थोड़े दिन पहले बयान दिया, आपने कहा कि जिस तरह से बोफोर्स में हुआ था इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार हम रूट तक जाएंगे, ये जो जहां तक हुआ। आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा भरोसा देश से करा, बहुत बड़ा भरोसा दिया है? कोशिश 100% होगी, कोशिश में कम नहीं होगी। लेकिन ये एकदम ऐसा मतलब अगर किसी को लगता है कि वो 2 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, 2 महीने में होगा, ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि ये सब जो करप्शन के मामले हुए, छोटा अमाउंट छोड़ के बाकी सब देश के बाहर और जिसको हम टैक्स हेवन बोलते हैं ऐसे जगह हुए, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन लाने में कठिनाई काफ़ी रहती है। उसके लिए काफ़ी कष्ट करने पड़ते हैं, लीगल बैटल्स झेलनी पड़ती है। मुझे लगता है हम लोग उसमें
100% एफर्ट्स तो ज़रूर करेंगे। बाकी कितने हद तक हरेगा कल्प्रिट को सामने लाने में ये होते हो, थोड़ा सा ये सब प्रोसीजर के ऊपर भी होता है, लेकिन हम लोगों के तरफ से काफ़ी कोशिश। पर जांच सही दिशा में, क्योंकि ये बात आ रही थी कि अभी तो बहुत छोटी छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, जो बड़ी मछली है दरअसल वो उन तक पहुंचना जो है वो बड़ी चुनौती है। तो जांच मुझे लगता है जांच जो चल रही है वो तो हम मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो मेरे खाते में नहीं आता है, लेकिन जांच की दिशा बराबर है। और आप निगरानी करते रहते हैं, उसकी जानकारी लेते रहते हैं, आप जानकारी लेते हैं, निगरानी करना सही निगरानी नहीं रखता, लेकिन जानकारी लेते रहूँगा। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे इसमें से भी निकल रही है वो भी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाने में हम लोग कोशिश करेंगे। तो आपको लगता है कि इसमें जांच सही दिशा में जाए, कुछ देश के सामने आए, वो बड़ा जरूरी, ताकि लोगों को एक बार फिर से भरोसा हो कि सिर्फ बोफोर्स जैसी बात नहीं। क्योंकि यहाँ पे ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मनोहर पर्रिकर जी की जो परीक्षा हुई संसद में, वो एक कुशल प्रशासक आप हैं, एक ईमानदार नेता हैं, ये तो लोग जानते थे, लेकिन एक नेता के रूप में, एक स्टेट्समैन के रूप में जब आप बयान देने के लिए खड़े तो आपकी परीक्षा थी राज्यसभा लोकसभा में, तो आपको लगता है कि उस दिशा में आप कामयाब हुए हैं? देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री का जब तक सवाल है, हमने लोकसभा में स्पष्ट तरीके से किस प्रकार ऑगस्टा वेस्टलैंड को सिंगल वेंडर बनाने में जितने रूल अगर बदलने हैं, ट्विक करने हैं, एग्जम्पशन देने हैं, प्रोसीजर में कुछ ये करने हैं, इसके बारे में पूरा विवरण दिया है। और मुझे नहीं लगता है उसके बाद में किसी ने कुछ सवाल उठाए। दूसरा चीज़ हम बोलते हैं कि इसमें एक तो उनको ही देना था, ये स्पष्ट शुरू में से हो गया था। और ये मई 2005 में जो पहला निर्णय हो गया, जिसमें अपने 6,000 से 4,500 तक उसका सर्विस लिमिट कर दिया, उसके साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें डाल दी। 6,000 से 4,500 करते हैं तो मैं समझ सकता था, ज़्यादा लोगों को अंदर लाने के लिए कर दिया। लेकिन दूसरा कंडीशन जो डाल दिया, 1.8 मीटर्स का कैबिन हाइट रहना चाहिए। उससे ये स्पष्ट किया गया कि जो पहले अटल जी के समय सिंगल वेंडर बना था, EC-225 जो हेलीकॉप्टर पास हुआ था सब टेस्ट, वो हेलीकॉप्टर 1.45 मीटर हाइट का है, कैबिन हाइट का। तो वो हेलीकॉप्टर जो पास हुआ था उसको बाहर निकाला गया। सो जो पास हुआ था, श्योर शॉट कंपटीशन में आने वाला था और अभी भी पास होने वाला था, उसको पहले झटके में आपने बाहर निकाला, तो लाइन क्लियर कर दी। उसके बाद में यही हेलीकॉप्टर पास हो जाए, इसके लिए सब तरह के प्रयत्न कर दिए। एक ए लाइन हो गया। दूसरा, सेना ने, एयरफोर्स ने इसकी कीमत करीबन 100 करोड़ रुपया एक की रखी थी। उन्होंने अपने इसमें एस्टिमेट किया था 15 मिलियन यूरोस। वो 100 करोड़ से 300 करोड़ तक पहुंच गए 2 बरस में। तो मुझे लगता है कि जो प्राइस पे कर दिया गया है वो 2 गुना ज़्यादा दिया है, क्योंकि 100 से 150, 160 तक समझ सकता है, क्योंकि उसमें थोड़े एडिशंस हो गए थे VIP के कारण। लेकिन 300 तक लेके जाना, मुझे लगता है उसमें पैसे का भी घोटाला हुआ है। इतना तो हमने स्पष्ट तरीके से लोगों के सामने रख दिया। विपक्ष ये आरोप लगाता रहा कि भी 2 साल तक रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा था, अगर इसमें ये था इटली के कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों किया जा रहा था? रक्षा मंत्रालय इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, CBI और ED इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जब ये मामला CBI को दिया, उस समय 2013 में जब एब्सोल्युटली ज़रूरत पड़ गया, मतलब वहाँ इटाली में जब ओरसी को अरेस्ट हो गए, उस समय मामला CBI को दिया। और उसके बाद में भी ED के पास मामला देने में 9 महीने निकाले, और ED ने उसके ऊपर 8 महीना हमारा सरकार आने तक चुप बैठे थे। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद ED ने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चालू किया। लेकिन तब तक अक्टूबर 2014 में इटालियन कोर्ट ने करप्शन मामला, लोअर कोर्ट ने करप्शन मामले में कहा कि इसमें करप्शन हम प्रूव नहीं कर सकते, केवल इनकम टैक्स का टैक्स इवेजन प्रूव कर सकते हैं, और टैक्स इवेजन के ऊपर से उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। तो हमारे इधर प्रोसीजर चालू था, लेकिन उसको जो गति पकड़नी थी वो नहीं मिल रही थी, क्योंकि इटालियन कोर्ट का डिसीजन क्रिमिनल करप्शन चार्जेस प्रूव नहीं हुए ऐसा था। जब ऊपर वाले कोर्ट ने उसमें सब एविडेंस देख के ये कहा कि इसमें करप्शन हुआ है,
और हमारे इधर से ये लोगों ने पैसे दिए, उनको जेल में भेज दिया। उस समय ऑटोमेटिकली इशू ज़्यादा स्पीड से ऊपर बैठा। जब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ किया नहीं, हम लोगों ने ईडी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन ये छोटा मामला नहीं है। इसमें जो इटालियन कोर्ट से कागज आए वो 1,21,000 पेजिस है, और उसमें से 42,000 पेजिस अंग्रेजी है, लेकिन बाकी के पेजिस वो पूरे इटालियन में है। तो ऑफिशियल ऑथेंटिकेटेड ट्रांसलेशन करना क्या मुश्किल है, ये मुझे जब कोर्ट का डिसीजन आया उस समय सब ध्यान में आ गया। इस पूरे मामले से एक बात और देश के सामने आई कि जो पिछले रक्षा मंत्री थे एंटोनी साहब, बहुत सारी चीज़ों में फैसले नहीं ले रहे थे, और कहीं ना कहीं जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा, आधुनिकीकरण का काम रुका हुआ था। आपकी मंत्रालय संभालने के बाद आपने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा कि 90,000 करोड़ का हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, 70,000 करोड़ का जो है वो पाइपलाइन में है। तो आपको लगता है ये सब जो चीज़ें थी अब वो तेज़ी से बढ़ पा रही हैं? क्योंकि लोगों को एश्योरेंस चाहिए होती है। लोगों को लगता है, लोग जब अखबार में या मैगजीन में कहीं पढ़ते हैं पाकिस्तान से दूसरे देशों से कंपैरिजन होता है और लगता है कि भारत के सेना का आधुनिकीकरण का काम रुका हुआ है, तो लोगों को थोड़ी चिंता होती है। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि एंटनी निर्णय नहीं लेते थे, ऐसा नहीं है। वो निर्णय लेते थे जब उनको क्लियर कट गाइडलाइन आ जाती थी, तो उनके सिलेक्टिव निर्णय है, वो बाकी मामले में कुछ निर्णय नहीं लेते थे जी। लेकिन जब मैं आ गया उस समय हम लोगों ने, आपने 70,000 80,000 का कहा, अभी तक 1,30,000 के कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, ये लेटेस्ट फिगर है, और 30-32,000 का लेटर ऑफ इंटेंट गया है। सो करीबन 1,60,000 तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। करीबन हम दूसरे 66,000 के कॉन्ट्रैक्ट फाइनल स्टेज पे। तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने उसमें प्रगति की है। 2 बरस में 1.5 लाख के ऊपर, और अभी और एक 6 महीने में और 60-70 हज़ार, तो 2 लाख के ऊपर। ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन जो पिछला नॉन परफॉर्मेंस है उसका इम्पैक्ट थोड़ा अभी भी आता है, क्योंकि फैसले ले या और कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि कल से आपको मटेरियल सप्लाई हो। कई बार बड़े बड़े आइटम में 2-2, 3-3 बरस का गैप रहता है ऑर्डर देने से और एक्चुअल सप्लाई होने में। रक्षा खरीद प्रक्रिया की नीति आपने नहीं जारी की, वो दरअसल उसके पीछे क्या सोच रही है, और उससे आपको लगता है कि उस नीति से क्या चीज़ें जो है बदलाव की तरफ आएंगी? 3-4 उसमें मामले हैं। एक तो टाइमलाइन कम कर दी है, ज़्यादा देर होती थी वो काफ़ी कम कर दी थी। दूसरा सबसे महत्व का है कि उसमें IDDM बोल के नया टाइप का परचेसिस इंक्लूड किया है, जिसमें इंडिजिनसली डिज़ाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर में इस देश में डिज़ाइन किया हुआ, इस देश में डेवलप किया हुआ और इस देश में जो मैन्युफैक्चर किया, ऐसे आइटम को प्रायोरिटी 1 है। अगर ऐसे आइटम अवेलेबल है तो आप दूसरे जगह से खरीद नहीं कर सकते। वो एक उसमें ये किया है। उसमें मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी हद तक मॉडिफिकेशन करके 90% तक मेक इन इंडिया के अंतर्गत अगर किसी का प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए तो 90% खर्चा बनाने में ये डिफेंस मिनिस्ट्री करेगी। और उसके अंदर अभी हम लोगों ने करीबन 25 अलग अलग प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करके वो मेक इन इंडिया में डाल देंगे। तो मुझे लगता है कि स्मॉल स्केल का पार्टिसिपेशन, मेक इन इंडिया के लिए पुश और इस देश में तैयार किया हुआ सामान, ये तीनों के ऊपर उसमें स्ट्रेस है। और टाइमलाइन कम की है, प्रोसीजर का कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम कर दिया। जब आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो उसको किस हद तक रक्षा मंत्रालय और पुश करने, क्योंकि जब रक्षा खरीद की बात होती है तो भारत का बहुत बड़ा जो है बजट है रक्षा खरीद पे जाता है। लोग ये सोचते हैं कि हम मंगल पे पहुंच गए, चांद पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं हम, और दुनिया भर की जो है, अगर स्पेस साइंस में कहें तो हम दुनिया की 5 बड़ी ताकतों में देखें, लेकिन अभी भी हम हथियार खरीदते हैं तो हम दुनिया का मुंह देखते हैं, दुनिया के दूसरे देशों से हम हथियार खरीदते हैं, जहाज खरीदते हैं। नहीं, अभी जहाज हम लोगों ने बाहर से खरीदना करीबन बंद कर दिया। पूरे एक जहाज जो बन रहे हैं, पनडुब्बियाँ जहाज, वो पूरे देश में बन रहे हैं और काफ़ी हद तक इंडिजिनाइजेशन के ऊपर स्ट्रेस देके 70% तक पनडुब्बियाँ जो हैं उसमें 70% तक अगले, पहले इसमें 40-45% है, उसके बाद में वो बढ़ाते बढ़ाते 70-75% तक हम लोग लेके जाएंगे इंडिजिनस कंटेंट उसका। मिसाइल सिस्टम में हम लोगों ने टारगेट लिया है 5 बरस में हम पूरे
डिपेंडेंट बाहर के देश पे नहीं रहेंगे। वो हिसाब से प्लानिंग चालू है, वो हिसाब से एक्शन चालू हो गया है और कई नए सक्सेसफुल परीक्षण किए। इसमें एक होता है कि एक चीज़ ध्यान में रखिए कि डिफेंस में जब हम नए प्रोडक्ट बनाते हैं उसका काफ़ी ट्रायल होके 8-8, 10-10 बार ट्रायल लेके सक्सेसफुल होने के बाद ही वो प्रोडक्शन में जाता है। तो नाग पकड़ो, हेलिना पकड़ो या आप अस्त्र पकड़ो, ये जो मिसाइल अलग अलग तरीके के, पिचोरा होगा, बाद में आपका आकाश रहेगा, इनका थोड़ों का इंडक्शन हो गया है, आकाश इंड्यूस हो गया है, पिचोरा इंडक्ट हो गया है। नाग और हेलिना अभी अगले 6-7 महीने में फाइनलाइज होके इंडक्ट हो जाएंगे। 5 बरस में हम लोग मिसाइल में पूरी सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। 5 साल में। अभी LCA का पकड़ो आप, फाइटर एयरक्राफ्ट, तेजस 32 ईयर्स ये तेजस केवल बन रहा है। लेकिन मैं आने के बाद मैंने सीरीज ऑफ मीटिंग ली, 1.5 डजन के ऊपर मीटिंग्स ली। एयरफोर्स, आडा और HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तीनों को एक जगह बिठाया। बेंगलुरु में 4-5 मीटिंग की, दिल्ली में 8-10 मीटिंग की, बेंगलुरु में कुछ 8-1 मीटिंग की, और फाइनली हम लोगों ने जो एयरफोर्स को चाहिए था वो उसमें इंडक्ट करने के लिए सक्सेसफुली बता दिया गया। और अभी एयरफोर्स 120 LCA तेजस खरीद रहा है। 2 तेजस एयरफोर्स में आ गए, ऑलरेडी फ्लाई कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा एयरफोर्स चीफ भी फ्लाई कर रहे थे। बिल्कुल। तीसरा अभी जून में आ जाएगा, चौथा जुलाई, अगस्त, सितंबर में आ जाएगा। सितंबर तक पहला स्क्वाड्रन तेजस का एयरफोर्स में इंडक्ट होगा। ये 32 बरस के बाद में हुआ परफॉर्मेंस है। सो मुझे लगता है कि अगर वो एविएशन सेक्टर है, फाइटर्स है, या आपका मिसाइल सेक्शन है, LCA लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी अभी सर्टिफाई हो गए। उसमें से कई मिसाइल्स हम लोगों ने टेस्ट फायर किए और वो सक्सेसफुल हो गए, तो अभी वो प्रोडक्शन में जाएगा। उसके लिए HAL नया फैक्ट्री भी बना रहा है। तो काफ़ी हद तक जो इंडिजिनस प्रोडक्शन था उसको एक पुश ये सरकार आने के बाद मिला है। उसका इम्पैक्ट फील होने में अभी शुरू हो गया है। इम्पैक्ट फील होने में और 1-2 बरस के बाद में आपको ध्यान में आ जाएगा, अरे बहुत चीज़ें आ गई, 20-25 तेजस आ गए, 50-60 ध्रुव हेलीकॉप्टर या LCA जो उसका रुद्रा है वो आ गया। ये सब एक्चुअल इंडक्ट होने में थोड़े बरस लगते हैं और उसका इम्पैक्ट बाद में फील होगा, लेकिन इम्पैक्ट चालू हो गए। अभी एक्सपोर्ट के बारे में अगर आप बिल्कुल, क्योंकि ये भी है 2 बरस के अंदर एक्सपोर्ट डबल के ऊपर हो गया। पर उसके लिए भी पॉलिसी में चेंजेस की कुछ अभी एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस ऑनलाइन मिलता है। और हम लोग एक्सपोर्ट के लिए 10% डिफेंस PSUs जो है उनका 10% तक प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के लिए उनको दे दिया है। इससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया। यानी कि तस्वीर जो है वो बदल रही है और उसका इम्पैक्ट जो है वो दिखाई देगा कुछ और सालों में। ये रक्षा अभी दिख रहा है, लेकिन और ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई अगले बरस ज्यादा। जी। डिफेंस जो खरीद प्रक्रिया उसकी नीति के बारे में बात है, उसमें एक मैं ब्लैक लिस्टिंग वाली बात जरूर जानना चाहता हूँ कि वो एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। ब्लैक लिस्टिंग जो होता है उसमें कई बार ये कहा जाता है कि भाई किसी तरह से कोई शिकायत आ जाती है, वो ब्लैक लिस्टिंग उसको कैसे किया जाए। इस अगुस्ता मामले में भी ये थोड़ा बहुत सवाल उठा कि भाई इसको कब किसने ब्लैक लिस्ट किया, कब किया, थोड़ा सा लोग भ्रम की स्थिति में थे। तो इस बारे में क्या क्लैरिटी है? एक चीज़ ध्यान में रखें, ब्लैक लिस्टिंग ये फाइनल डिसीजन होता है। अभी प्रक्रिया ब्लैक लिस्टिंग करने की अगुस्ता वेस्टलैंड को फिन मैकेनिका को चालू हो गई है। उसके पहले उसको पुट ऑन होल्ड कर दिया था, मतलब उसको प्री ब्लैक लिस्टिंग, उससे कुछ खरीदार नहीं किया जाता। लेकिन एक चीज़ आप उसके साथ ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी विदेशी कंपनी इतने बरस इस देश में अगर व्यवहार कर रही है और उन्होंने कुछ सामान अगर डिफेंस को दिया है, किसी ने प्लेन बेचा होगा, किसी ने हेलीकॉप्टर बेचा होगा, किसी ने मिसाइल बेचा होगा, किसी ने टैंक बेचे होंगे, किसी ने और कुछ बेचा होगा, और उसमें से गन्स बेचे होंगे, अगर उसमें से कोई भी चीज़ हम जिस कंपनी से खरीद रहे हैं वो कंपनी के हम लोगों ने इतने बरस लिए परचेस की है, तो ब्लैक लिस्टिंग में से वो एक्सेप्शन रहेगा कि वो गन के लिए जो स्पेयर पार्ट लगते हैं, वो गन चलाने के लिए जो आइटम्स लगते हैं, बुलेट्स लगते हैं, वो तो हमको उनसे ही खरीदने पड़ेंगे। ब्लैक लिस्टिंग करते समय देश हित बाजू में नहीं रखा जा सकता है।
और ये मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलता हूँ कि ब्लैक लिस्टिंग कब होता है, जब कुछ ना कुछ घोटाला हो जाता है। कांग्रेस के ज़माने में कम से कम 15-20 लोगों को ब्लैक लिस्टिंग किया गया है। इसका ही मतलब ऐसा है कि कांग्रेस के ज़माने में घोटाले बहुत हो रहे थे। तो अभी 2 वर्ष में किसी को ब्लैक लिस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, और इनको भी अभी ब्लैक लिस्टिंग करने की प्रक्रिया जो चालू हुई है उसका कारण कांग्रेस के टाइम के घोटाला है। आपने तेजस के बारे में बताया, फाइटर प्लेन को लेकर के अक्सर बात होती है, उसमें राफेल डील को लेकर भी बहुत सारी खबरें, भ्रम की स्थितियां कभी आता है कि डील फाइनल होगी, फिर आपने खुद कहा कि नहीं, आपको बयान देना पड़ा कि डील फाइनल, उसमें क्या सिचुएशन है, स्थिति क्या हो? काफ़ी नज़दीक है, मुझे लगता है आखिरी दौर में है। तो थोड़े बारीक छोटे मोटे मुद्दे जो है वो अगर टाइप करके आने वाले दिनों में मुझे लगता है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत हार्ड बार्गेनिंग हो रही है क्या? होना ही चाहिए। 1-2 महीने में अगर हार्ड बार्गेनिंग करके आप हर $1 मिलियन मतलब 7 बिलियन यूरो मतलब 8 करोड़ रुपया है, तो देश का अगर हार्ड बार्गेनिंग के बाद में 100-200 मिलियन बच जाता है, तो इसका मतलब आपने 1000-1500 करोड़ बचाए। 1000-1500 करोड़ एक क्या छोटी चीज़ है क्या? तो पैसे का भी मामला देखना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आज आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चलती हैं कि भाई जब भी कोई खरीद की बात होती है तो उसमें अक्सर आता है कि मनोहर पर्रिकर साहब ने देश का इतना पैसा बचाया, देश का इतना पैसा। इसलिए मैं पूछा कि ये कई जगह मैं आपको एक बोलता हूँ, एक अभी केस फाइनलाइजेशन में है जहाँ हम एक आइटम खरीद रहे थे बाहर से, करीबन 1000 करोड़ में आइटम आ रही थी, कीमत उसकी 31 नंबर्स खरीदने में, मतलब 30 करोड़ का एक आइटम खरीद रहे थे। अभी उसके जगह 1000 के जगह हम लोग 190 करोड़ के आसपास उसका प्राइस नेगोशिएट होके 190, मतलब जो 1000 का कीमत 200 पकड़ो, 1000 करोड़ की जो खरीद हो रही थी वो मेक इन इंडिया के अंतर्गत इस देश में बनेगा और 200 करोड़ में बनेगा। अच्छा, ऐसे टाइप का सेविंग डिफेंस डील में हो सकता है अगर आपकी इंटीग्रिटी क्लीन हो और आप रियल कंपटीशन सेट इन करें। तो हर एक चीज़ में ऐसा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन करीबन हर जगह 5-10-20% कम रेट मिल रहे हैं। पैसा बच रहा है, पर एक जगह पैसा खर्च भी काफ़ी हो रहा है। वो OROP की बात करें, बहुत समय से अटका हुआ था और ये सैनिकों के मनोबल पर भी बहुत असर पड़ता था इस पर इसमें जो 82,000 करोड़ का करीब इसके लिए पैसा रखा गया, तो ये जो पैसा है आपको कितना इंपॉर्टेंट ये इशू लगा? और दूसरी बात ये कि ये कैसे आप मैनेज कर रहे हैं इसको? 82,000 करोड़ ये टोटल पेंशन पे ऊपर है। OROP के ऊपर हम लोगों ने करीबन 7,500 करोड़ का पैकेज है वो, जिसमें मुझे लगता है 43 ईयर्स सैनिकों की मांग थी। मोदी जी ने उनको एश्योरेंस दिया था इलेक्शन के पहले फरवरी में। उनका वो इलेक्शन का उन्होंने जो शब्द दिया था वो उन्होंने पूरा कर दिया। मैंने केवल वो शब्द पूरे करने में जो पोस्टमैन की भूमिका होती है और उसका डिटेलिंग वर्कआउट करना ये कर दी, लेकिन आई थिंक पार्टी और प्राइम मिनिस्टर ने जो शब्द दिया था वो उन्होंने पूरा करके दिखाया। उसमें 7,500 करोड़ हर बरस का खर्चा, और जो अरियर्स है वो कुछ करीबन 11,000 करोड़। उसमें से अभी मेरा इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 18 लाख पेंशनर को 3,400 करोड़ तक बेनिफिट ऑलरेडी पे अप हुआ है, और ऐसा हर 6-6 महीने में उनका अरियर्स, और करंट इसमें हर महीने में 600-650 करोड़ ज़्यादा पेंशन में मिल रहे हैं सबको। सब एक्स सर्विसमैन काफ़ी खुश है, और उनकी 43 ईयर्स की मांग थी। किसी को अंदाज नहीं था कि इसका खर्चा 7,500-8,000 करोड़ आएगा। सबको लग रहा था ये 500,000 करोड़ में हो जाएगा जी। पिछले सरकार ने 500 करोड़ शब्द दिया था, डिक्लेयर भी कर दिया था, 500 करोड़ रखा था। हमारे भी गवर्नमेंट में शुरू में 1,000 करोड़ रखा उसको, और उसमें कहा था कि थोड़ा ज़्यादा भी लगेगा तो दे देंगे, लेकिन जब एक्चुअल उसका कैलकुलेशन हो गया उस समय वो 7,500-8,000 करोड़ तक आता है। ये देखने के बाद थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हम जो शब्द दिया था वो हम लोगों ने पूरा कर दिया। इसको आप अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? क्योंकि डेफिनेटली मुझे लगता है कि इससे एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन जो है जवान,
उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। 7,500 करोड़ में करीबन 6,700 करोड़ 86% पैसा जवानों को जा रहा है और उससे उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार आ जाएगा। हर एक को 2,000, 3,000, 4,000 रुपया प्रतिमाह ज़्यादा मिल रहा है बीच। मनोहर जी, एक बात, जो रक्षा बजट की जब बात है, 2016-17 में रक्षा बजट 2,57,000 करोड़ का रखा गया, पहले 2,46,000 करोड़ का था। ये जो बढ़त थी बहुत मामूली बढ़त थी। लोगों ने कहा भी, विपक्ष ने कहा कि भाई सेना के आधुनिकीकरण पर फर्क पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ी उस हिसाब से ये कम है। ये एक तो इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद भी रक्षा के साधन सामग्री जो है उसमें एक कॉस्ट में घट आ रही है। इसका मतलब आप समझो। लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि आज इस बरस में जो खरीद रहा हूँ इसकी ऑर्डर जो रहेगी वो 2010 में, 11 में, 12 में जो ऑर्डर गई है उसका सप्लाई है। अभी मैं जो ऑर्डर कर रहा हूँ पिछले 2 बरस, उसका सप्लाई थोड़ा बारीक मोटे ऑर्डर में अभी चालू हो गया, लेकिन मोटे ऑर्डर है उसका सप्लाई अगले बरस, उसके अगले बरस चालू हो जाएगा। तो डिफेंस बजट में खर्चा जो होता है उसका और जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें 1 बरस से लेके 3-4 बरस तक अगर शिप रहेगा, बोट जो फाइटर डिस्ट्रॉयर भी रहेगी तो उसमें 4 से 5 बरस रहता है। हेलीकॉप्टर्स रहेंगे तो 2 से 3 बरस रहते हैं गैप। फाइटर्स रहेंगे तो 3 से 4 बरस का गैप रहता है, क्योंकि आज कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद 2, 2.5, 3 बरस के बाद में आपको सामान मिलना चालू हो जाएगा। गन्स रहेंगे तो आज ऑर्डर करने के बाद 1 बरस के बाद में आपको मिलेंगे। तो ये सब जो है वो ध्यान में रखना पड़ता है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्शन अभी चालू होने वाला है और अभी थोड़ा थोड़ा चालू हो रहा है। मैं इसमें ये अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि हम लोगों ने बोफोर्स के बाद में गन खरीदा नहीं था। अभी मुझे गर्व है कहने में कि हमारा खुद का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में बना हुआ धनुष्य गन 155x45 कैलिबर, उसका सक्सेसफुल पिछले हफ्ते 3 गन का सक्सेसफुल ट्रायल राजस्थान डेजर्ट में हुआ है और हॉट ट्रायल अभी चालू है ये गर्मी में। बाद में विंटर में कोल्ड ट्रायल हो जाएगा उसका। मास स्केल प्रोडक्शन हर बरस 10, 15, 18 गन बनती रहेंगी उसके बाद में। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जैसी ठंड आ जाए वो ट्रायल सक्सेसफुल हो गई कि हम लोग मास स्केल प्रोडक्शन उसका चालू कर देंगे। सब तैयारी की है, सब व्यवस्था की है। सेल्फ प्रोपेल्ड गन वज्र प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट से जो डेवलप हो रहा था वो सक्सेसफुल ट्रायल हो गई, उसका प्राइस नेगोशिएशन हो गया। आने वाले दिनों में उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। वो फर्स्ट टाइम 100 सेल्फ प्रोपेल्ड गन, ऑटोमेटिक लोडिंग, एवरीथिंग, स्टेट ऑफ आर्ट इस देश में बना हुआ और इस देश में 50% से ज़्यादा कंटेंट उसका इंडिजिनस है। ये गन अगले 1 बरस में देश के सेना के पास रहेगी। लाइट वेट हॉविट्जर वो हम लोग यहाँ लाके यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट अगले 2-3 महीने में साइन हो जाएगा। तो ऐसे काफ़ी हम लोगों ने चीज़ें की है, लेकिन इसका एक्चुअल हाथ में आने के लिए चीज़ 6 महीना, 1 बरस, 1.5 बरस, 2 बरस लगता है। उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं होती है कि ऑफ द शेल्फ रहती है, इनको बनाना पड़ता है आपके ऑर्डर के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मनोहर पर्रिकर जी इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि 2 साल में जो भी काम किए गए हैं उससे देश का यश बढ़ा है और तमाम लोग मानते हैं कि रक्षा मंत्रालय में भी पारदर्शिता एक आई है और रक्षा खरीद में जिस तरह से देश का पैसा बच रहा है और जिस तरह से अगर कहे तो इंडिजिनियस जो है वो निर्माण अब रक्षा क्षेत्र में हो रहा है, वो एक लोगों के लिए एक अच्छी बात हो सकती है, सुकून देने वाली बात हो सकती है, गर्व की बात हो सकती है। और साथ साथ वो विश्वास भी दिला रहे हैं कि देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और भारत की रक्षा तैयारियां पिछले 2 सालों में जिस हद तक बढ़ी हैं वो शायद बीते 10 सालों में भी नहीं बढ़ी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए मनोहर पर्रिकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।